Assalamualaikum, welcome back. Sorry for the issues as far as the Zoom is concerned. वो Zoom इश्यू कर रहा है कुछ सॉफ्टवेयर के हवाले से, न्यू रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, और स्पेशली I'm not been able to share advanced links for sessions. तो लिविंग विद द इश्यूज, क्योंकि Zoom पे रिकॉर्डिंग सबसे अच्छी होती है, रिकॉर्डिंग का आर्काइव बहुत अच्छा है, Zoom की क्वालिटी भी अच्छी है, यानी आप सेशंस दोबारा सुनते हैं तो Zoom recordings bring you quality sessions. My experience with other softwares is not that great. Perhaps शायद आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए जो कि शायद ज़्यादा रिलायबल हो या ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज देते हो। तो आप क्या कहते हैं कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं कि जिस चीज़ से ज़्यादा खुश होता है उस पर स्टे करता है, तो ये ब्लेम दे सकते हैं, बट आई थिंक इट्स प्रोवाइडिंग अस अ डिसेंट सॉल्यूशन, वी ट्राइंग टू स्टिक टू दैट। अब हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल के ज़्यादा कंसर्न फोकस सेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने सस्टेनेबिलिटी के हवाले से और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से एक अच्छा बिल्डअप किया, स्पेशली व्हाई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अ कंसर्न। मेजर सवाल जो कि क्रिटिकल सवाल है पेपर के लिहाज से, आई थिंक इज अ पिंचिंग क्वेश्चन इन मेनी वेज। व्हाई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मैं आपसे पेपर में ये सवाल पूछूं कि आप मुझे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस के मुतालिक बताएं, तो फिर जो कुछ हमने अब तक पढ़ा that was related to environmental issues, हम कह सकते हैं कि we as humans, as society, as world is facing serious crisis in terms of environmental issues. Environmental issues जो हमारे लिए अब मेजर हैजर्ड्स और ट्रबल बन गए हैं। कौन की लिस्ट आपने देख ली, हमने उनको क्लासिफाई भी किया 6 मेजर थीम्स, और फिर उसी मोमेंटम में हमने देखा कि responsibility lies on almost all, including individuals, government, but also giant bigger corporations। तब यहाँ हम प्रोफाउंड फोकस इस कोर्स में देख रहे हैं जाइंट बिगर कॉरपोरेशंस पे है। तो सवाल ही पूछा जा रहा है कि व्हाई ओनली बिगर giant bigger corporations, organizations, corporates are giant big organizations which have multiple business portfolios? The answer is simply because they are responsible for major issues in terms of industrial waste, industrial emissions, and over usage of natural resources। हम ये भी मान रहे हैं कि दे आर पेइंग फॉर इट, यानी कॉर्पोरेट्स पैसा देती हैं इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में, बट इश्यू ये नहीं है कि आप उसको बाय कर पा रहे हैं हर टाइम्स, फुल पेमेंट करके ले रहे हैं। इश्यू ये नहीं है, इश्यू ये है कि वो रिसोर्स स्कैर्स है, लिमिटेड है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट है फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर लाइफ। तो उस लिहाज से उसका एक्सेसिव ओवर यूज अलाउ नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्रेट स्क्रूटनी ऑन giant bigger corporates। तो जब इश्यूज सामने आ गए हैं और इश्यूज के लिए वे फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए, कौन कर सकता है, लोग पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट्स के पास शायद इतनी अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, इंडिविजुअल्स के अंदर कैपेसिटी नहीं है। सो देयर इज अ ग्रेट ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी जाइंट बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास मैक्सिमम मनी है। Corporates most probably is a synonym for multinational corporations, MNCs। दुनिया की जो टॉप 50-60 organizations है वो MNCs हैं, multinational corporations, and they are corporations in different countries across the globe। They have the maximum money, they should be kept responsible। तो इस लिहाज से एक profound challenge, एक greater responsibility, और एक call from the society community, from the world leading organizations भी यही कह रही हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं, WHO, UNDP,
they are also calling for greater responsibility and quick action as far as the giant bigger companies are concerned. तो ये मॉड्यूल हमें गाइड करेगा, एआई से जनरेट हुआ हुआ है डेफिनेटली, ये गाइड करेगा कि कॉर्पोरेट्स के लिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है या उनको क्या करना चाहिए. So therefore, corporate environmental sustainability is no longer just a community trend. It is now a fundamental business element. यानी हमें 2025 में, ये 2025 में इस बात को कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब हम इनोवेशन को एज अ स्ट्रेटेजी के तौर पर अडॉप्ट करते हैं, कॉस्ट कटिंग को एज अ स्ट्रेटेजी के तौर पर अडॉप्ट करते हैं, तो सोशल कॉज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी के तौर पर अडॉप्ट करने की जरूरत है. The global sustainability market is projected to around 1.3 trillion, 1.3 to 1.4 trillion dollars by 2020, and environmental, social, and other green concerns they're soaring up है. तो हम देख रहे हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इसके हवाले से और रिक्वेस्ट या इसके हवाले से मोमेंटम नजर आता है. फ्यूचरिस्टिक सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद these particular sustainability goals. यानी इको फ्रेंडलीनेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर सिनोनिम्स. इको फ्रेंडलीनेस पहले से यूज हो रहा है वर्ड, यानी हम ऐसा प्रोडक्ट एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होगा, ये उस प्रोडक्ट का क्लेम है. अक्सर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा होता है रिसाइकलेबल, रीयूजेबल, इजीली डिसॉल्वेबल, यानी ये सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगा, दैट्स व्हाई हार्म क्रिएट नहीं करेगा. या फिर लिखा होगा कि ये ऑक्सीजन एनरिचिंग है, यानी ऑक्सीजन डेवलप करता है. और ऑक्सीजन एनरिचिंग जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स, कार्स में भी ये फीचर्स आ रहे हैं, तो उससे आपको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको सपोर्ट मिलती है. तो इको फ्रेंडली और कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज सिनोनिम, वेरी सिमिलर. कंज्यूमर्स भी ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, उनको बाय करना चाहते हैं ताकि वो एज इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स एनवायरमेंटल sustainability. So all of these leads calls for businesses, corporates to recall and look at their practices. It states a commitment towards managing companies' impact on the environment. आपने definition शायद अपने courses में पढ़ी हो. Very popular definition of corporate environmental sustainability. It defines corporate sustainability, environmental sustainability in terms of companies' strategic commitment. यानी हम इसको एक major goal के तौर पर सामने लाते हैं. हम अपनी प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज को इस तरीके से मनूवर कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो. ऑफ कोर्स डिटेल में अगर हम देखें तो हमने बिजनेस ऑपरेशंस को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करें एनवायरनमेंट पे और पॉजिटिव इम्पैक्ट को इंक्रीज करें. देयरफॉर आपने देखा होगा एवरीथिंग इज गोइंग ग्रीन. हम एचआर में देख रहे हैं ग्रीन एचआर है हमारा, हम प्रोडक्शन में देख रहे हैं ग्रीन प्रोडक्शन आ रहा है, हम मार्केटिंग में देख रहे हैं ग्रीन मार्केटिंग आ रहा है, हम प्रोक्योरमेंट में देख रहे हैं ग्रीन प्रोक्योरमेंट आ रहा है. ऑल दीज एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स सजेस्ट दी सेम जो ये डेफिनेशन कह रही है या ये जो एम्बिशन कह रहा है. इट्स प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन अ वे दैट इट मिनिमाइजेस नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? पोल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट, गैस एमिशंस, या फिर अनहेल्दी ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज. याद रखिएगा रिसोर्स कंजर्वेशन इज की एरिया ऑफ नेचुरल या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. हम कोशिश कर रहे हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करें, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को सामने रखें, अपने डिसीजन करते वक्त, अपने एक्शंस करते वक्त बिजनेस बात का खास ख्याल रखें कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करेंगे और रिसोर्सेज को आने वाली जनरेशंस के लिए अवेलेबल करेंगे. That is perhaps the main areas behind the philosophy of corporate environmental sustainability. Now, there is a business case for it.
एक बात तो याद रखिए, ये जो हम आइडिया पढ़ने जा रहे हैं इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। कभी कभी जो हम चीजों को सिर्फ एज अ चैलेंज के तौर पर देखते हैं, एज अ इश्यू के तौर पर, हमारी कोशिश होती है कि हम उन चैलेंजेस को, इश्यूज को किसी हद तक टैकल कर लें। यानी हम उसके मुतालिक बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, रिएक्टिव अप्रोच रादर अडॉप्ट करते हैं। यानी हम जितना जल्दी हो सके वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको खत्म कर दें, तो बस हम कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं पेसिमिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स टेकिंग अप चैलेंजेस। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि देयर इज अ बिजनेस केस, तो हम ये कहते हैं कि ये चैलेंज नहीं रहा। यानी आप इस एक्टिविटी को मैनेज करने के दौरान बिजनेस बेनिफिट्स भी गेन कर सकते हैं। यानी हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यानी हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ चैलेंज नहीं समझते, या नहीं समझना चाहिए, राइट वर्ड, रादर इट शुड बी सीन एज अ बिजनेस केस। यानी इसमें से बिजनेस को ग्रो करने की, प्रॉफिटेबल करने की, बेहतर करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। यानी कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट नॉट एन इशू, rather an area of opportunity for businesses to multiply and to grow है। अच्छा, कैसे? हम जब रिसोर्सेस का एफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी का, रिसोर्सेस का, हमारी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो कॉमन सेंस की बात है, इकोनॉमिक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कम हो जाएगी तो रेवेन्यू सस्टेन करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, हम एक इको फ्रेंडली कंपनी है, हम कंज्यूमर के, नेचुरल एनवायरनमेंट के राइट्स को समझते हैं, हम कम्युनिटी की लॉन्जेविटी या उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के हवाले से एफर्ट करते हैं। दिस विल बिल्ड अप आवर इमेज, ब्रांड इमेज, बूस्ट आवर ब्रांड वैल्यू। लोग हमारे ब्रांड के साथ एसोसिएशन फील करेंगे, वो समझते हैं कि हम एक कंट्रीब्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरनमेंट के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। कंफर्म नहीं है, बट रिसर्च ने साबित किया है कि ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करता है जब आप सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए कोशिश कर रहे हो। अच्छा, रिड्यूस एक्सपोजर टू रेगुलेटरी फाइन्स, हम रेगुलेटरी कंपल्शंस, कंप्लाइंस के जो इश्यूज हैं उनसे बच सकेंगे, और जो वर्ल्ड ट्रेड के हवाले से सस्टेनेबिलिटी के गोल्स मौजूद हैं उनको भी कंप्लाई कर सकेंगे। यानी हमें रिस्क ऑफ गोइंग इलीगल, इससे बचने में भी हेल्प मिलेगी। यानी हम इलीगल ऑपरेशंस को रोक रहे होंगे। ऑफ कोर्स मेनी पीपल, स्पेशली जनरेशन जेड, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती है। उसमें विजन है कि वो एनवायरनमेंट के हवाले से अवेयरनेस है, ग्रोथ अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है इस जनरेशन में। वो चाहती है ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करे जो खुद भी इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही है और उनको भी करने दे। वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स ऑर्गेनाइजेशन could be able to extract and attract, which is very important to keep the momentum towards sustainability goals. Now, sustainable businesses को हम बड़े आसानी से समझ जाएंगे। Why? Because क्योंकि हमने नेचुरल और एनवायरमेंटल इश्यूज को क्लियरली देख लिया था। इस लिहाज से हमें क्लियर एरियाज अब इमर्ज होते नजर आएंगे जो कि बिजनेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लिंक अप कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस एंड द बिजनेस वर्ल्ड। तो हम देख रहे हैं, वी लुकिंग टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस, डीकार्बोनाइजेशन, ये हमारा एक मेजर एरिया नजर आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हार्मफुल गैस इमिशंस हैं इनको रोका जाए। कैसे? एयर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। आई थिंक Pak Arab has one eventually. Pak Arab Multan is also has one of the air purifying plant है, अमोनिया गैस इमिट करता था वो, और कार्बन पार्टिकल्स जहां जहां जिन ऑर्गेनाइजेशंस में इमिट होते हैं वहां प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगाया जाए और डीकार्बोनाइजेशन की जाए। ऑफ कोर्स इट आल्सो कॉल्स फॉर प्रोडक्ट्स, ऐसे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल, ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें कार्बन कम से कम इमिट हो सके।
वो बिजनेस का एक एरिया डीकार्बोनाइजेशन। सर्कुलरिटी, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग वेस्ट एंड रिसोर्सेज थ्रू रीयूज रिसाइकलिंग। हम रिसाइकलिंग रिड्यूसिंग ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ रिसाइकलिंग और रीयूज की तरफ जा रहे हैं, यानी हम उसी प्रोडक्ट को बार बार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर में हो रहा है, जैसे कि वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज में हो रहा है। तो हम सर्कुलर इकोनॉमी की अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके साथ लिंकअप होने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज समथिंग दैट बिजनेस नाउ सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू। वाटर स्टीवर्डशिप कर रहे हैं, वाटर का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एज अ रॉ मटेरियल हो, चाहे वो एज अ सपोर्ट आइटम हो, चाहे वो हमारी जो ब्यूटिफिकेशन के अंदर यूज होने वाले रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंडस्केपिंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि वाटर का कंजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी कंट्रीज में कार वॉशिंग नाउ इज बैंड है, यानी आप अपने घर के अंदर गाड़ी को वॉश नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस के अंदर भी इस तरह की क्लीनिंग हैबिट को नहीं कर सकते। therefore they calling it off, यानी वाटर रिसोर्सेज। हालांकि वहाँ बर्डन्स में है, कनाडा has access to world leading clean water resources, वहाँ तो शायद हमें वाटर प्योरिफिकेशन के प्लांट्स नजर नहीं आते, बिकॉज द रिवर्स आर सो क्लीन है। लेकिन फिर भी दे हैव रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑफिसेज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, स्पेसिफिकली एट होम्स एज वेल, कि वाटर को कंजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाए। सप्लाई चेन, हम कोशिश कर रहे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सिंग ऑफ मटेरियल कर सके। फॉर एग्जांपल, वो जो वुड जहां जहां अभी स्टिल यूज हो रही है और कंपलसरी है, यूज होना नेसेसरी है, हम कोशिश कर रहे हैं पार्शली डैमेज वुड को यूज करें, यानी हम ट्रीज को ना गिराएं, बल्कि वो ट्रीज जो इवेंचुअली अब ओल्ड हो गए उनके कुछ पार्ट अच्छे हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो हम उन पार्ट को यूज कर लें, ताकि हम ऑलरेडी जो डाइंग ट्री है उसको कट कर रहे हो। कट करना जरूरी ही हो तो डाइंग ट्री को कट कर लिया जाए। या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन करें, यानी हम साथ साथ ग्रोथ ऑफ प्लांट रिस्टोरेशन की प्रोसेस भी करें, और ऐसे कंपनी से बाय करें जो रिफॉरेस्टेशन करती, यानी हम ऐसे वुड और ऐसे टेकअप कर रहे हो जो कि दोबारा रीग्रोथ की तरफ कर रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस पिलर्स इमर्ज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इज फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, यानी हम ऑयल और उससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसकी कंबंशन से जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी बजाय बिजनेसेस अब फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, लेस ऑफ एमिशन। देख रहे हैं ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। पाकिस्तान पर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ द सोलर पैनल्स है, आप देख रहे हैं कंपनीज भी शिफ्ट कर रही है। हमारा इशू शायद नेचुरल एनवायरनमेंट की केयर नहीं था, हमारा इशू तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी था। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इकोनॉमिक इशू हमें लीड कर रहा है कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्स की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज कोशिश कर रही हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ऐसी डिवाइसेस जो लो एनर्जी कंज्यूम करती हैं उन पर शिफ्ट कर रही हैं। हमें देखा होगा इन्वर्टर्स एंड अदर डिवाइसेस जो कि कम से कम एनर्जी पे चल सके। आज बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, न्यू फॉर मी एज वेल है, मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड इसमें भी बहुत पीछे है, लेकिन बहुत काम हो रहा है। दैट इज दे लुक डेवलपिंग इंस्टॉलिंग टेक्नोलॉजीज जिनका काम ही कार्बन कैप्चर है, यानी कार्बन पार्टिकल्स जैसे ही निकले किसी प्रोडक्शन हाउस से, मैन्युफैक्चरिंग से, उसको कैप्चर कर ले और उन एमिशंस को रिड्यूस करे। तो देयरफॉर वी लुकिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सॉल्यूशंस जो आ रही हैं, जो कंपनीज पिकअप कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल वेस्ट। हम देख रहे हैं वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से भी एक मुसलसल मूवमेंट नजर आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट को मैनेज करें, ऐसी पैकेजिंग बनाएं जो कि सस्टेनेबल हो। उन प्रोडक्ट पे लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज दिस पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज रीयूजेबल। ऐसी वेरिएबल्स बनाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं दिस कंपनी पेटागोनिया, वो वॉर्न वेयर प्रोडक्ट, यानी ऐसे आइटम बनाती है जो इतनी आसानी से वॉर्न नहीं हो सके और लाइफ उसकी ज्यादा हो, एक्सटेंडेबल हो।
अगर हो भी जाए तो दोबारा से रीडेवलप किया जा सके। इज डेफिनेटली क्रीइंग आइटम्स दैट आर इजी टू यूज। प्लास्टिक की बजाय बायोप्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं, विच इज डाइजेस्टेबल, यानी सॉइल में डिसॉल्व हो जाए, विच इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्ट के हवाले से रिसाइकलिंग, रीयूजेबल, हम सर्कुलरिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और वाटर स्टीवर्डशिप के हवाले से हम बहुत सारी एक्टिविटीज नजर आ रही है। यूज ऑफ वाटर है, और प्रोटेक्टिंग नेचर, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट है। लेसर एमिशंस की तरफ जा रहे हैं। कंसर्न ये भी है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन क्या हम उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, या रिपोर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में बहुत सारी मूवमेंट्स आपको नजर आएंगी, हम देखेंगे इस हवाले से। ग्रीन इनिशिएटिव नजर आएंगे पाकिस्तान में, क्लीन एंड टाइडी पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी गवर्नमेंटल मूवमेंट्स नजर आएंगी जब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देख रहे होंगे। मिलिट्री प्रोग्राम भी आपने प्रीवियस गवर्नमेंट के हवाले से मूवमेंट देखी होगी। तो वहां कंसर्न अभी भी यही है, जो कुछ हमने कहा क्या हमने वो अचीव कर लिया या नहीं किया। क्या कंपनी जो कुछ कह रही है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, वो वाकई वो अचीव कर पा रही नहीं कर पा रही। क्योंकि कंपनीज बहुत ब्लफ करती हैं, झूठ बोलती हैं। गवर्नमेंट्स भी आपने देखा होगा कि जो स्टैंडर्ड है कहती क्या है, क्लेम क्या करती हैं, और असल में होता क्या है। तो इस हवाले से देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्पेशली कॉर्पोरेट्स के अंदर, दैट हाउ यू आर मेजरिंग एंड हाउ यू आर रिपोर्टिंग योर प्रोग्रेस। तो इस लिहाज से मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत सारे कॉर्पोरेट लेवल की चीजें आ रही हैं। हम ऑफ कोर्स इसमें से कुछ एस्पेक्ट्स को डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल दी ESG फ्रेमवर्क, जो कि इस वक्त एक स्टैंडर्ड बन चुका है दुनिया का, उस पर बात करने वाले हैं। कुछ हम मैं आपको सर्टिफिकेशंस भी दिखाने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने भी एनवायरमेंटल सुनने के हवाले से बहुत सारी सर्टिफिकेशंस लॉन्च की हैं। दे सर्टिफाई ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो हम उन सर्टिफिकेशंस को भी देखने वाले हैं आपके सामने, ट्रांसपेरेंटेशन कम्युनिकेशन के हवाले से भी, और सर्टन KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हवाले से स्कोर्स नजर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी CDP स्कोर। CDP स्कोर डेफिनेटली कार्बन एमिशंस के हवाले से होगा। C स्टैंड फॉर द कार्बन। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इमर्ज कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग के हैं और मेजरिंग के हैं। तो वर्ल्ड जो है उस तरफ शिफ्ट कर रहा है। नाउ वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और वो कंपनीज जीत जाएंगी जिनका फोकस सस्टेनेबिलिटी पर होगा, यानी वो कंपैटिटिव होंगी इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन एफिशिएंसी, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हम देखेंगे कि जो फ्यूचरिस्टिक टैलेंट पूल है लोगों का, स्पेसिफिकली HR के हवाले से, तो ऐसे लोग होंगे जिनमें ये एबिलिटी होगी कि वो क्रिएटिविटी करें, एंटरप्रेन्योरल मूव्स करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली, और ऑर्गेनाइजेशंस को एक इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। यानी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जस्ट नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, बट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर इको फ्रेंडलीनेस है एंड देयर ability to contribute towards long term sustainable goals। इस लिहाज से एक फ्रेम ऐसा है जिसको मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बताता हूँ और HRM के हवाले से भी स्पेसिफिकली गाइड करता हूँ। दिस इज कॉल्ड resiliency, and organizations to be resilient, people to be resilient। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म resilience, this is perhaps a good phenomena, a notion where we believe that the global environment will throw more issues towards us। ड्राउट्स होंगे, फ्लड आ जाएंगे, और आजकल हमने देखा होगा एक्सेसिव रेन्स होंगी, और फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाएंगे जो कि शायद हम कंट्रोल ना कर पाए। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जीतेंगी
जो इन मुश्किल हालात में दोबारा से फाइट बैक कर सके, उन्हें एबिलिटी हो कि वो कम बैक कर सके। resilience is the ability to come back in difficult situations। और ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी फिलोसफी रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी होगी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स होंगे, रिसर्च साबित कर रही है कि फ्यूचर में ज्यादा रेजिलियंट होंगी। तो इसलिए फ्यूचर इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। क्विक थॉट ऑन बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो हम देख रहे हैं दिस कंपनी Schneider Electric इज क्लासिफाइड एज द वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी। आप भी कंसर्न होंगे कि यार ऐसे क्या कर दिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने कि वर्ल्ड नंबर 1 हो गई। इसको सस्टेनेबिलिटी मैगजीन ने भी टॉप रैंक प्लेस किया है। ग्लोबल लीडर इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन। बेसिकली इसका बिजनेस है ही एनर्जी मैनेजमेंट है, विच इज वेरी हॉट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है, प्रोसेस है, उनके अंदर लेसर कार्बोनाइजेशन है, डी कार्बोनाइजेशन है, एफिशिएंट यूज है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉम्पैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यानी उन्होंने अपना सारा स्ट्रेटेजिक जो प्लान है उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ लाइन किया हुआ है। आसान वर्ड्स में वो कंपनी जीतेंगी, याद रखेंगे, जो सस्टेनेबिलिटी को आगे फ्यूचरिस्टिक गोल के तौर पर बनाएंगे। आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन which are the US top ranked companies in terms of sustainability। मैंने जरा यूएस की टॉप रैंकिंग को प्लेस किया और इवेंचुअली आगे जाकर पाकिस्तानी रैंकिंग्स को भी हम देख रहे होंगे। तो these three companies, very famous companies, Hewlett Packard, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फेमस फॉर देयर प्रिंटर्स है, बट आल्सो कंप्यूटिंग वर्ल्ड की कंपनी है दी Hewlett Packard एंटरप्राइज। वैसे तो एचपी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे बात हो सकती है, बट इज रैंक्ड अमंग वन ऑफ दी बेस्ट कंपनीज इन दी वर्ल्ड है। तो सो वी लुकिंग एट यूएस टॉप थ्री। तो आप देख रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन, माइक्रोसॉफ्ट अमंग द टॉप थ्री नजर आ रहे हैं। दीज आर फेमस कंपनीज, हम उनके प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं और दे आर बेसिकली क्लासिफाइड वन द बेस्ट वंस। अच्छा, हम क्योंकि अब अगले सेशंस की तरफ जा रहे हैं, मैं आपके सामने उसका थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा हूँ और मैंने स्पेशल सेशन तैयार किया है। ऑनलाइन सेशन में एडवांटेज होता है कि आप अपने तमाम रिसोर्सेज को दिखा सकें। मेरे पास लेस देन फ्यू मिनट्स रह गए हैं आज के सेशन में। तो हमारा जो कल का सेशन होगा स्पीक कप फाइनल, इसमें हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देख रहे होंगे। 3 वीक्स है, मेरी कोशिश होगी 3 वीक्स में एटलीस्ट थ्री चैप्टर्स को करूँ मैं। तो ये काफी रहेंगे मिड टर्म के एग्जाम में, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो 3.5 चैप्टर्स हम फाइनल एग्जाम में देख रहे होंगे। शायद 6 to 7 मॉड्यूल्स कर लें विद केसेस, तो ये काफी रहेगा हमारे लिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेक्स्ट गवर्नमेंट 2024 में जो इलेक्शन से पहले ये एक हमारे पास रिपोर्ट आई अर्थ.org में। दिस इज अ मैगजीन, अ कंपनी, ऑनलाइन कंपनी है जो कि रैंक करती है वर्ल्ड कंट्रीज को इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, पोल्यूशन, ओशंस, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड फ्यूचर सॉल्यूशंस, कंफर्म एनवायरमेंट थीम्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर। जब इसका आर्टिकल हमने पढ़ा और देखा कि पाकिस्तान को बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज का सामना है। आप देख रहे हैं स्मॉग नजर आ रहा है जो कि यहाँ पाकिस्तान में नजर आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान को अभी लास्ट ड्राउट का सामना था। पाकिस्तान डैम्स आर एट द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज के लिहाज से लोएस्ट पे थे। इन लोगों के पास पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर को पानी कैसे मिलेगा। और अब पाकिस्तान को इस वक्त करंटली एक्सेसिव रेन्स का सामना है। ये इश्यू पाकिस्तान को आ रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि आपके मिनिस्टर साहब कहते हैं पिछले गवर्नमेंट के कि दुआ करें कि बारिश हो जाए क्योंकि ड्राउट है। जब एक्सेसिव रेन होती है तो फिर कहते हैं फिर दुआ करें कि बारिश रुक जाए। यानी दुआओं पे चल रहा है मुल्क। इस लिहाज से पाकिस्तान को काफी सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना है।
तो ये आर्टिकल बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इश्यूज पे रेज करता है। AQI इज अ सीरियस कंसर्न। लाहौर, फैसलाबाद, कराची रैंक्ड अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो हमें पता नहीं चलता कि हम टॉप पे हैं या बॉटम पे हैं। लोग समझ रहे हैं कि लाहौर मुबारक को, लाहौर टॉप पर आ गया, तो पता चला कि वर्स्ट में टॉप पर आया, नीचे से टॉप कर दिया है लाहौर ने। अच्छा, वाटर इनसिक्योरिटी, क्लीन वाटर रिसोर्सेज आर ड्रॉपिंग डे बाय डे। कह रहा है पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड प्लेसेस। हम क्योंकि एक्सेसिव वाटर पंजाब में यूज कर रहे हैं, हमें इस क्राइसिस का अंदाजा भी नहीं है। पीपल ट्रैवल किलोमीटर्स एंड लुक फॉर टाइडी वाटर है जो उनको अवेलेबल नहीं है। वो गंदा पानी पीने में मजबूर है, राइट वर्ड है। हम फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर से नहा रहे हैं, विच इज क्रूअल इन मेनी वेज। फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान का क्राइसिस है, और हम देख रहे हैं कि वो साउथ पार्ट की तरफ बहुत ज्यादा है, यानी सिंध, बलोचिस्तान और किसी हद तक जनूबी पंजाब आप देख रहे हैं कि वो मोस्ट हर्ट एरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। आई थिंक ये वाला मसला हमें डूबा देगा, हमारा हालात खराब कर देगा, विच इज वेस्ट पोल्यूशन। हम बहुत ही केयर फ्री लोग हैं, और टूरिस्ट स्पॉट्स खासतौर पर सबसे ज्यादा वनरेबल हैं। हमने तबाह कर दिए टूरिस्ट स्पॉट्स। हम जब वहां जाते हैं तो वहां ये वेस्ट फेंकते हैं एट विल, और वहां की जो हैबिटेट है उसको खराब करते हैं। यानी वहाँ के लोग हैं वो हमारी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कुछ फेमस डैम पर चले जाएं, या आप फेमस झीलों पर चले जाएं। आई रिमेम्बर वी हैड अ ट्रिप इन 2017 and 18. We were at Naran Kagan staying for a while. We returning back from Gilgit, and our students went to see the lake, the Jheel Saiful Muluk Lake. So, smell, dirt, प्लास्टिक बॉटल्स ऑल अराउंड। यानी हम वहां जाते हैं और वहां हम एट विल पब्लिक प्लेसेस पे चीजों को फेंक रहे होते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो पता चला कि 3 मोटरसाइकिलिस्ट, ऑल गोरास, वर having bags, big bags, their bikes, and were coming downwards from the lake. आपने देखा होगा वो सारा जीप पैक है, वहां से वो बाइक पर वापस आ रहे थे। उन्हें थोड़ी देर के लिए हमारे ग्रुप के सामने स्टे किया, तो हमारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लिया, उनके पास चले गए, शेक हैंड किया, पूछा, ग्रीट किया, तस्वीरें खिंचवाई। तो पता चला कि these were people who came from Sweden, Norway, Denmark just to clean the river है, clean the lake है, lake shores। यानी हम गंद मचा रहे हैं और दुनिया से एक्टिविस्ट आकर पाकिस्तान में इसको साफ कर रहे हैं। इट वाज वेरी शेमफुल। यानी वो बकायदा उसको वहां से पिक करके और डंप एरियाज की तरफ फेंक रहे थे। दैट वाज देयर एम्बिशन इन पाकिस्तान, एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर कांस्टेंट वेस्ट इन दोज एरियाज। शहरों में तो हमारे यहाँ बहुत ही बुरी हालात है, हम देखेंगे। दिस becomes a serious crisis. That's why the next module is there। आपके लिए मैंने वो एक नेक्स्ट मॉड्यूल बनाया है जो कि पाकिस्तान के हॉटेस्ट इश्यूज को टेकअप करेगा क्विक वे में, एक ही सेशन में, एक दो सेशन में। और हम देखेंगे कि उस हवाले से क्या ये सीरियसनेस है, और व्हाट वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान है। क्या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इशू है, तो पता चलेगा कि पाकिस्तान इज फेसिंग दिस क्राइसिस। उसमें से टॉप 6 टॉप 10 जो है, जो एआई ने बताया खास तौर पर, और उस हवाले से जो कंसर्न एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि हम इस हवाले से बिल्डअप कर सकें। I've got a less than a minute into the session. I think that's it for today's session। आज के दिन में इतना ही है। कल जब हम वापस आ रहे हैं संडे को अराउंड 2 o'clock, तो मैं फिर एक सेशन बिल्डअप कर रहा हूँ इसी वाले से, पाकिस्तानी करंट सिचुएशन के वाले से, और फिर आने वाले मॉड्यूल का थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा, और हम फिर अपने मॉड्यूल नंबर 2 पे चले जाएंगे। That's it for today। See you inshallah in tomorrow's classes।